बॉस। अच्छा। चलो जी, हम स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं। हमारा एएस का चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। पहले इसको देख लें। ये इस सबको समझ आती है बात कि हम सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे उसे मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो बॉइलिंग या इवेपोरेशन होता है। और अगर हम गैस से लिक्विड में जाएंगे तो वो कंडेंसेशन है। लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो वो फ्रीजिंग है। ठीक है, ये बेसिक स्टेट्स ऑफ चेंजेस हैं, स्टेट चेंजेस हैं। और अगर मैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाऊंगा तो वो सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है जी, जैसे हमारे पास ड्राई आइस होती है ना। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात है, आगे चलो। यस सर। फिर देखें हम ना, अच्छा अब इसमें ना पूरा थियोरेटिकल चंक है। लाइक इसमें मेल्टिंग, वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर, फिर सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, और ये सब चीज़ें जो है ना ये काफ़ी थियोरेटिकल पार्ट है। और फिर एक पीवीजी को एनआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं और ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, इसको देखते हैं इंशाल्लाह। लेकिन इसमें थियोरेटिकल स्टफ बहुत ज़्यादा है। जैसे देखें, हम ये कहते हैं कि मेल्टिंग में क्या होता है। अ सॉलिड मेल्ट्स व्हेन सफिशिएंट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि आपका सॉलिड मेल्ट कब होता है, जब हम इतनी, क्योंकि देखें सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, राइट। तो जब मैं इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये जो बीच की अट्रैक्शन है ये ओवरकम हो जाए, ये जो बीच की अट्रैक्शन है ये क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए। तो हम कहते हैं कि जब मेरे पास बीच की अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगी तो फिर ये क्या कहलाएगा, मतलब मेरे पास सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, तो वो प्रोसीजर मेल्टिंग का कहलाएगा। हम कहते हैं व्हेन हीटेड पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड दे स्टार्ट मूविंग मोर विगरसली या फास्टर until they break free from their fixed position and begin to move around। मतलब कि जब हम हीट करते हैं पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करते हैं, वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, और वो फिर जो है ना अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, बिकॉज सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स एक फिक्स पोजीशन पर सेटल होते हैं। तो वो अपनी पोजीशन से ब्रेक फ्री होते हैं और उसके बाद दे स्टार्ट टू मूव अराउंड। तो ये बहुत बेसिक बात है, ये भी क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट गिव्स अ गुड इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। ये बात भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि दो सॉलिड हैं, ठीक है, सॉलिड ए, सॉलिड बी। मैं कहूँगा सॉलिड ए का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, सॉलिड बी का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो सॉलिड बी है उसके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो क्या है, हायर है, राइट, स्ट्रॉन्गर है। गॉट इट, ये बात समझ आ रही? जल्दी से इन तीनों पॉइंट्स को देखना, मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी से। यस सर। जी, इनमें नाम ना आप लोग बता दें प्लीज। जी जी सर। सर, ओके। ठीक है, अब आते हैं वेपराइजेशन पे। ठीक है, मेजर जो चंक यहाँ पढ़ना है ना वो वेपर प्रेशर वाला है, बट ये वेपराइजेशन को भी समझ लेते हैं। देखें होता क्या है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कांस्टेंट रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। और यूजुअली जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, अगेन लिक्विड के सरफेस वाले जो होंगे ना उनके ऊपर तो कोई भी नहीं है, राइट। तो वो इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और लिक्विड फेस से वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि वो पार्टिकल्स लिक्विड से हट के वेपर फॉर्म में चले जाएंगे। तो हम इसे कहते हैं, ये मेरे पास वेपराइजेशन कहलाता है। द रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं लेट से एक ग्लास पानी लेता हूँ और दो ग्लासेस लेता हूँ, जैसे मैं दो ग्लास वाटर लिए, मैंने दोनों को सेम सेम जो है ना भर दिया, एक को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, एक के पानी को मैंने अपने फ्लोर के ऊपर फेंक देता हूँ। तो ये जो जिस जिस ग्लास ऑफ वाटर को मैंने फ्लोर के ऊपर फेंका होगा ना उस पानी का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एक्सपोज्ड एरिया जब ज़्यादा है तो ऑफकोर्स ये बात है कि उसमें ज़्यादा सरफेस के पार्टिकल्स होंगे। जब सरफेस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो वो फिर ज़्यादा ज़्यादा पार्टिकल्स लिक्विड फेस से वेपर फेस में जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि आपकी वेपराइजेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसके अलावा जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगेन पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, दे स्टार्ट मूविंग मोर विगरसली। तो उससे भी ये होता है कि पार्टिकल्स का ओवरऑल एनर्जी स्टोर बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके पास रेट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्रीज हो जाता है। प्लीज इसको भी देख लें, मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सर। हो गया जी सर। हो गया। अच्छा जी। अब देखें, ये मेरे पास लिक्विड था। एक मिनट, ये हटे पहले। ये लिक्विड था मेरे पास, ठीक है। लिक्विड में क्या हुआ कि ये सरफेस के जो पार्टिकल्स थे, ये लिक्विड फेज से हट के वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये वेपर फॉर्म में आ जाए तो ये क्या होगा, ये लिक्विड के ऊपर ही जमा हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, लिक्विड के ऊपर ही जमा हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे पार्टिकल जब लिक्विड से ऊपर गए ना, तो ये लिक्विड के थोड़ा सा ऊपर ये सारे जो है ना लिक्विड पार्टिकल जमा हो जाएंगे। ये वेपर पार्टिकल जमा हो जाएंगे, सॉरी। तो ये जो वेपर पार्टिकल्स होंगे ना, ये प्रेशर जो है ना नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे। वो जो प्रेशर होगा ना, वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्या होगा, देखें इसको, देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स दैट escape फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म अ सेपरेट वेपर फेस अबव द लिक्विड। लिक्विड के अबव जो वेपर्स है ना, वो बेसिकली आपके पास बेसिकली एक जगह जमा हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये मेरे पास वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मतलब ये जो वेपर्स हैं, ये एक प्रेशर नीचे की तरफ एक्सर्ट करेंगे, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, लिक्विड विल हैव अ सेपरेट वेपर प्रेशर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका क्या रीजन है, मुझे कोई समझा सकता है प्लीज? जी। इसका क्या मतलब है, ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है, लिक्विड विल हैव अ। जी आमना, आप बताएंगे प्लीज। हेलो आमना, एम ऑडिबल? किसी और को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है सर, आप बताएं इस ग्रीन वाले पॉइंट का क्या मतलब है। लाइक इसका जो सिंपल मतलब है वो यही है कि एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब हर लिक्विड का एक हर स्पेसिफिक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगा। एंड आई थिंक इट्स मे बी रिलेटेड टू लाइक द काइनेटिक एनर्जी जो है हर लिक्विड की डिफरेंट होती है, उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, समथिंग देखें लाइक देखें, दैट। ये लिखा हुआ है, अ लिक्विड विल हैव अ स्पेसिफिक वेपर प्रेशर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब कि अगर एक लिक्विड है, तो अगर मैं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ तो वेपर प्रेशर होगा एक्स। 200 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ तो वेपर प्रेशर होगा वाई। मैं, मेरा सवाल ये, वो ये कह रहे हैं कि एक लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। इसका क्या रीजन है? जी एमन, आप बताएं इसका क्या रीजन हो सकता है। क्या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा? ये वॉल्यूम मैं कह रहा हूँ, वॉल्यूम से कुछ। ये जो ग्रीन वाली चीज लिखी हुई है ना कहानी, इसको पढ़े मुझे बताएं ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने ये बात क्यों लिखी हुई है। मैंने खुद ही लिखी है बारह, लेकिन चलो क्यों लिखी हुई है। क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा ज्यादा लिक्विड जो है वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बात सुने, क्या सब सो रहे हैं? माशाल्लाह, एम ऑडिबल? देखें, होता ये है, बहुत बेसिक बात लिखी हुई, इतनी देर लगा दी सबने माशाल्लाह समझने में। मैं ये कह रहा हूँ, ये लिक्विड है आपके पास। जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे लेंगे, तो क्या ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, यस और नो? जब ज्यादा, यस, हो जाएंगे। तो वो ज्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे। जब ज्यादा वेपर्स होंगे, तो जब आपके पास ज्यादा वेपर्स होंगे, तो क्या वो ज्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे? जी एमएन, यस और नो, बात समझ आ रही है? एमएन, एम ऑडिबल, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। एमएन, इतनी देर में रिस्पॉन्ड नहीं करें प्लीज, ठीक है। जी। जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। जब ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स मेरे पास ऊपर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे ना, तो फिर क्या होगा, जो अप्लाइड प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, एक लिक्विड, वो ये नहीं कह रहे कि डिफरेंट लिक्विड का, वो कह रहे हैं सिंगल लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर 100 पे लोगे तो वेपर प्रेशर अलग होगा, टेम्परेचर 200 पे लोगे तो वेपर प्रेशर अलग होगा, ठीक है जी। अब आते हैं So सैचुरेटेड। temperature is directly proportional to vapor pressure basically. Kind of, बिल्कुल, because when you're gonna increase the temperature, what will happen? There will be more particles. Just a second. हम ये कहेंगे कि देखें, एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बिकॉज जब टेम्परेचर ज्यादा होगा
so there will be more particles which will be basically getting converted from liquid phase to वेपर फेज। तो फिर ज्यादा जब वेपर्स होंगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा अगेन। ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर में ये कह रहे हैं कि Br2 लिक्विड से गैस में जा रहा है और फिर गैस से दोबारा लिक्विड में आ रहा है। वो कह रहे हैं ये जो फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये सेम रेट पे हो रहा है। और हम देखते हैं क्या बात हो रही है। वो कह रहे हैं मैक्सिमम वेपर प्रेशर एक्सर्टेड by the vapor when it is in equilibrium with its liquid in a closed container. Magnitude of saturated vapor pressure depends on the liquid's temperature and the type of the liquid. मुझे ना ये पर्पल वाली बात और ये वाली बात समझ नहीं आई, प्लीज मुझे कोई बताएगा इसका क्या मतलब है। पहले मुझे ये बताएं कि आमना एमन आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। हाँ तो मुझे प्लीज कोई बताएगा कि इसका क्या मतलब है, ये इक्विलिब्रियम सेम रेट की क्या कहानी हो रही है। जी। एम एमन आप बताएं प्लीज। ऐसा समझने तो हाँ हाँ थोड़ा दिमाग चलाएं, ये क्या बात हो रही है मुझे बताएं। देखो ये चैप्टर बहुत थियोरेटिकल है, मैं ये इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो समझ बातें चीजें हो जाएंगी, वरना ये क्या है क्लोज कुछ भी कंटेनर मतलब में मैं डायनामिक करा दूंगा। इक्विलिब्रियम होता है ना। ठीक है होता है। तो अच्छा, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर तब एग्जर्ट होता है जब वो क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम हो रहा हो, है इक्विलिब्रियम समथिंग। में क्या हो रहा होता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम। में क्या, वो शिफ्ट हो जाता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड चला जाता है। तो अच्छा। आमना एम ऑडिबल। हेलो जी। किंजा आपको आवाज आ रही है। हेलो। क्या मेरी जी आवाज सर, आ किसी रही को है नहीं आ रही है। आपकी मैं आवाज, ये आ कह रही रहा है। हूँ ये इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है भाई। इक्विलिब्रियम जब का द रेट ऑफ फॉर बिल्कुल एक जब मिनट, रेट ऑफ आई फॉरवर्ड थिंक रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इज इक्वल टू रेट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन। अब बहुत गौर से सुने, मैं बता यस। रहा हूँ मेरी बात को सुने। देखो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है, वो ये कह रहे हैं कि देखो ये आपके पास ना ब्रोमीन, सर माइक तक हो गया है। माशाल्लाह। क्या बात है। हम ना रिज्वाइन कर ले फिर। अच्छा मैं कह रहा हूँ देखेंगे Br2 लिक्विड है। अब ना ये लिक्विड से अगेन इसके पार्टिकल्स गैस में जा रहे होते हैं। अब होता क्या है कि देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना ये कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड में भी आ रहे होते हैं। ठीक है। सिर्फ ये एक तरफा काम नहीं होता, हमारे पास लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो रहा होता है, गैस के पार्टिकल्स कंडेंस होकर दोबारा मतलब कि वेपर्स दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। कह रहे हैं जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का पता है क्या मतलब है, कि जितने पार्टिकल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स गैस से दोबारा किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। मतलब कि जितने पार्टिकल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे उतने ही पार्टिकल्स गैस से दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। मेरी बात आ रही है समझ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब कि अब आपके पास समझो रिएक्शन तो हो रहा है, मतलब कि गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स दोबारा लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। मगर क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया ना तो दोनों की जो समझो क्वांटिटी है ना वो कांस्टेंट हो गई है, अब वो चेंज नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम वेपर प्रेशर पता है कब आएगा, मतलब एक आपके पास लिक्विड को अगर मुझे ये चेक करना है ना कि एक लिक्विड का मैक्सिमम वेपर प्रेशर कैसे हो सकता है, मतलब मुझे अगर उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर को एग्जामिन करना है तो मैं क्या करूंगा, एक क्लोज कंटेनर लूंगा और उसके ऊपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करा दूंगा। मतलब कि जब वो लिक्विड का एक क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर्स के साथ वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम जो है ना बेसिकली स्टैब्लिश हो जाएगा ना, तो उस वक्त जो वेपर्स प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे वो मेरे पास सादा वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहलाएगा। और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये आपके पास मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है, मतलब कि लिक्विड इससे ज्यादा वेपर प्रेशर किसी के ऊपर अप्लाई कर सकता ही नहीं है। ठीक है जी, बात आ रही है समझ, ये सर नो। यस, यस, आ रही यानी है। एक क्लोज कंटेनर में जो है, बिकॉज वेपर जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, दैट्स एग्जैक्टली वाई exactly, उसमें मैक्सिमम वो वेपर प्रेशर है। बिल्कुल। बिकॉज वो जो कंडेंसेशन और एवापोरेशन है वो दोनों एक साथ होते दो रीजन है, एक तो क्लोज भी है, फिर दूसरा जिस स्पीड से कंडेंसेशन हो रही है उस स्पीड से इवेपोरेशन हो रही है ना, मतलब कि अब हैं। आपके यस। पार्टिकल्स भी कांस्टेंट है तो वो जो आपको प्रेशर मिलेगा ना वो मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो नीचे वाला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक होता है ना सर्टेन वेपर प्रेशर का, वो डिपेंड करता है लिक्विड के टेम्परेचर पे और टाइप ऑफ लिक्विड पे। ठीक है। अगर आपके पास लिक्विड वॉलेटाइल होता है ना
मतलब लिक्विड के टेम्परेचर पे और लिक्विड की टाइप के ऊपर। अब इसमें बेसिकली हम वॉलेटिलिटी को एग्जामिन करते हैं। वॉलेटिलिटी बेसिकली क्या होता है, ईज ऑफ एवापोरेशन को कहते हैं। मतलब कि अगर एक आपके पास, जैसे कि पानी की बात करते हैं, हम कहते हैं पानी हाईली वॉलेटाइल है। तो हाईली वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि वो आप उसको किसी भी टेम्परेचर पे रखें, वो लिक्विड फेज से फॉरन से वेपर फेज में चले जाता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट की वॉलेटिलिटी ज्यादा है या कम है, या उसको आपने किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो ये इससे आपका जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी डिपेंड करेगा। इतनी सी बात है। अब आते हैं बॉइलिंग के ऊपर। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। आगे चलो। ये वाली यस कहा। सर। यस ठीक। सर। आमना आप फिर अनम्यूट भी नहीं कर पा रही। बाय हेल्प। बॉइलिंग टेम्परेचर पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे आप मुझे ना मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मैसेज का सेक्शन भी खोल लेता हूँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। हम ये कहते हैं कि अ लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ना देखें, आपके पास ना बेसिकली अच्छा, इस सेंटेंस को ना एक मिनट जरा सोचो, समझो, और मुझे ना मतलब एक मिनट से थोड़ा सा दिमाग चलाएं और ना मुझे बताएं कि आपको इससे कोई बात समझ आ रही है क्या। बहुत इजी सिंपल स्टेटमेंट है, इसको दोबारा देखेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अ लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको सोचे, मुझे बताएं क्या बात समझ आ रही है। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर पढ़ लिया। जी, एक मिनट लगाएं, प्लीज सोचे, मुझे बताएं। मतलब कि लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर, जी जी जी, क्या बात समझ जब आ रही है। जैसे जब लोअर टेम्परेचर्स होते हैं तो लिक्विड वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। तो अम, जो बबल्स जैसे दोबारा फॉर्म दोबारा होती हैं दोबारा तो दोबारा 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 बात समझ नहीं आई। दोबारा बोलें तो क्या कह रही है। थोड़ी आवाज कट गई मैं थी। बोलना मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे कि जो अगर कैसे लोअर टेम्परेचर होगा तो उसका जो लिक्विड वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा ना। तो जब बबल्स ऑफ वेपर फॉर्म होंगे तो वो इनसाइड द लिक्विड नहीं बन पाएंगे, तो जिसकी बिल्कुल वजह से वो बिल्कुल। लोग ऐसा। अब मुझे नहीं पता, बस इतना चलिए, ही क्या समझ आया। बात है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखें, अगर ना होता क्या है कि आपका ना जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है, ये एक प्रेशर एक्सर्टेड है बाय द वेपर्स, जो कि एक इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश हो गया ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। मतलब कि लिक्विड के वेपर के पार्टिकल लिक्विड में, लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में जा रहे हैं। अब बॉइलिंग के अंदर बेसिकली अगर देखो आप ना इवापोरेशन की बात करते हैं ना, तो इवापोरेशन में जो बबल्स बनते हैं वो सिर्फ थ्रू आउट द सरफेस बनते हैं, राइट, बिकॉज सरफेस के पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, राइट। सरफेस के जी। पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ऊपर से ना वेपर्स भी सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स के अंदर ही आ रहे होते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग बेसिकली अकर्स व्हेन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वो आपके पास किसके बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बिकॉज उसमें क्या होता है कि जब आपके पास सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, आई रिपीट, दोबारा सुनिएगा, व्हेन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है ना, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, वो जो बबल्स होते हैं ना जो कि सरफेस पे बन रहे होते हैं पहले, वो अब थ्रू आउट द लिक्विड बन रहे होते हैं। और ये बबल्स की वजह से क्या होता है कि आपके पास दीज बबल्स बेसिकली दे आर एबल टू गिव राइस एंड, हम कह सकते हैं कि दे एस्केप द प्रेशर इनसाइड देम। और फिर अब ये प्रेशर इतना सफिशिएंट होता है कि ये क्या होता है कि वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है ना, वो उसको ओवरकम करके जो है ना थ्रू आउट द लिक्विड बबलिंग स्टार्ट हो जाती है और आपका ऑब्जेक्ट बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सब्सटेंस। अब मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करूँ, मेरी बात को जरा सुनेंगे। केस मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, मतलब समझा भी रहा हूँ, उसको प्लीज सुनेंगे, मुझे बताएंगे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। होता क्या है कि देखो,
आपके पास सैचुरेटेड वेपर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो आपके पास जो है ना इक्विलिब्रियम वाला केस होता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब सेटअप ऐसा है कि जब आपके पास ना ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है, जब आपके पास ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर जो है ना बराबर हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जब ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, एट दिस पॉइंट जो आपके बबल्स होते हैं, वेपर बबल्स, वो अब दे स्टार्ट टू फॉर्म थ्रू आउट द लिक्विड। तो अब वो जो बबल्स हैं जो कि पहले सिर्फ सरफेस पे बन रहे थे, अब वो क्या होंगे, वो थ्रू आउट द लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड वो जब थ्रू आउट द लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगेन वो जो आपके पास लिक्विड होगा, उसका जो ये अंदर का सैचुरेटेड प्रेशर है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर लेगा। और अब क्या होगा कि आपके पास थ्रू आउट द सब्सटेंस बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली जो ऊपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इस नाउ सफिशिएंट टू ओवरकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ATMP लिख रहा हूँ। एंड नाउ बॉइलिंग विल हैपन थ्रू आउट द लिक्विड। मुझे बताएं, बात समझ आ रही है सबको, यस और नो? क्लियर है, आगे चलूं? जी सर। जी किंजा, आपको क्लियर है? मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। जी हेलो। सर, क्लियर है, आ रही है बस। हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। क्लियर है ना, ठीक है, चलें। आमना आपको भी क्लियर है, ठीक है आमना, मैंने आपका मैसेज देख लिया, अच्छा जी। अब हम ये कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जब आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज देखो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है ना। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो फिर पता है क्या होगा, कि आपको ना आपके जो पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू ओवरकम दिस एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। मतलब कि उस लिक्विड का जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर है ना, उसको फिर ज्यादा होना पड़ेगा टू ओवरकम दिस एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अगर तभी हम ये कहते हैं कि हम जब नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लाइक अगर पानी वगैरह का भी आप बॉइलिंग पॉइंट देखें ना, तो वो एग्जैक्टली 100 नहीं होता। जब आप नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम। दिस इज द रीजन वाई वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड्स व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो लेस। ठीक है जी, कहानी क्लियर है, कोई टेंशन कोई परेशानी, आगे चलो। अब जल्दी से स्पीड पकड़िए। यस सर। अब आ रहे हैं गैस लॉस के ऊपर। गैस लॉ हमसे क्या कहानी कह रहा है, बॉयल्स लॉ आते हैं। बॉयल्स लॉ में ये कहता है द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स्ड मास of a mixed mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure of the gas, ठीक है। एक मिनट रुकेगा। हाँ जी। मैं क्या कह रहा था कि देखें, अब आते हैं गैस लॉ पे। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम बेसिकली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब कि प्रेशर से, मतलब कि आप जब प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखें, द वॉल्यूम ऑफ अ मिक्स्ड mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure of the gas। मतलब कि आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इनवर्सली रिलेटेड हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपके पास टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। अब ये गैस लॉस बताऊं पढ़ाऊंगा ना, फिर एक बड़ी मजे की बात बताऊंगा। बहरहाल अगर आप देखें तो कोई भी चीज अगर इन्वर्सली रिलेटेड होती है तो उनका ग्राफ ऐसे बनता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। और अगर आप कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो पी और 1/v का ग्राफ बनाएंगे तो फिर इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है, कोई टेंशन कोई परेशानी? नो सर।
हम इसे कहते हैं, ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक इन नेचर ग्राफ होता है। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। चार्ल्स लॉ पे आते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब कि आपके पास जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोवाइडेड आपके पास क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो हमारे पास उसका ग्राफ ऐसा बनता है, वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का विच इज स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन। लेकिन जब आप इस डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस की जगह कैल्विन में लेते हैं तो ये कैल्विन क्योंकि एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। और जहां ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये जो एक्स इंटरसेप्ट होता है दैट इज -273 कैल्विन। और ये इसकी कन्वर्जन है, डिग्री सेल्सियस और कैल्विन वाली। जल्दी से बताएं, चार्ल्स लॉ भी क्लियर है, आगे चलो। यस सर। ओके, अब आते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ बेसिकली ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस विल हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स। ये बात हमने मोल्स में भी, विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बात हमने मोल्स के अंदर भी पढ़ी होती है। कि देखें, एवोगैड्रो भाई ने क्या कहा था कि दुनिया में तुम कोई भी गैस लो, कोई भी जितनी भी तुम्हें गैसेस समझ आ रही है उन सारी गैसेस को लो, उन सब गैसेस को कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे रखो। तो जितनी भी गैसेस होंगी ना, वो सब अगर आप उनके सेम नंबर ऑफ मोल्स लेंगे ना, लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने 1 मोल ऑफ O2 लिया, 1 मोल ऑफ N2 लिया, ठीक है, गैसेस अलग हैं, बहुत डिफरेंट गैसेस हैं, 1 मोल ऑफ H2 भी लिया, ठीक है, सबका लेकिन क्या लिया, 1 मोल लिया। तो और अगर मैं इनको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखूंगा ना, तो ये सब गैसेस जो है ना ऑक्यूपाई करेंगे सेम वॉल्यूम, विच विल बी 24 डेसीमीटर क्यूब। दैट वुड बी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है वो। ठीक है, तो ये एवोगैड्रो भाई ने कही थी, तो हमने इससे रूल निकाल लिया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। मोल्स बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो आई होप एवोगैड्रो लॉ भी समझ आ गया होगा, आगे चलो। जी सर। यस और नो, बाकी सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, हमने आपका मैसेज पहले देख लिया। अब देखिए, हमने तीन तीन लॉज पढ़े, एक पढ़ा बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ पढ़ा और एक एवोगैड्रो लॉ पढ़ा। ये तीन लॉज ऐसे हैं मेरे पास। मैंने जो है ना अगेन इस v को वहां भेज दिया तो पी वी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और मेरे पास कांस्टेंट आ गया। इस टेम्परेचर को नीचे भेज दिया तो v/t प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कांस्टेंट आ गया। और इस मोल्स को मैंने n नीचे भेज दिया तो v/n प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कांस्टेंट आ गया। मैंने इन सबको ऐसे लिखा, और इन तीन प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के मैंने एक एक कांस्टेंट रखा, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। तो ये हाँ इक्वेशन जी। कुछ ऐसे बन गई, देखो। यहाँ से पहले पीवी पिक करा, ठीक है, ऊपर देखो पी दोबारा, वी दोबारा है, वी मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, नीचे वाला टी ऐड कर देता हूँ। और देखो यहाँ वी ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, नीचे वाला एन ऐड कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू आर। और ये पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी हो गया, ये आर टी को वहां भेज दिया, एन आर को। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, जिसमें ये जो मेरे पास आर है ये आइडियल गैस कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक सेटिंग है, उस सेटिंग को समझेंगे, देखें। अगर प्रेशर बेटा पास्कल्स में लेंगे तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप प्रेशर किलो पास्कल्स में लेंगे तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। आप चाहे ये पेयर बनाओ चाहे ये पेयर बनाओ, इक्वेशन का राइट साइड उन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। बिकॉज जब आप प्रेशर पास्कल्स में ले रहे हो तो आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में ले रहे हो, जब प्रेशर किलो पास्कल्स में ले रहे हो तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ले रहे हो। अब एक सवाल ये बन सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे की कन्वर्जन होती है। देखो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, पास्कल्स की जगह अगर आपको किलो पास्कल्स ऐड करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है 10⁻³ से, ठीक है। नहीं नहीं, 10⁻3 से, जो ऊपर आके -3 हो जाता है। और डेसीमीटर क्यूब बेसिकली 10⁻1 ही होता है, क्यूब का मतलब होता है 3। तो ये बेसिकली एक दूसरे का इम्पैक्ट कैंसिल कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप किलो की जगह ना, अगर आप इसको ऐसा करो ना, ये टाइम्स 10⁻⁻, किलो का मतलब है 3, राइट। और डेसी का मतलब है -1। तो आप क्या करो, 10⁻⁻1 का, क्योंकि क्यूब है तो -3 कर दो, तो +3 -3, तो ये ओवरऑल कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो जब प्रेशर पास्कल्स में वॉल्यूम मीटर क्यूब में, जब प्रेशर किलो पास्कल्स में वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे। और ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन बन गई। मुझे बताएं, बात समझ आ रही है सबको, यस और नो? यस। क्लियर है कोई यस कहता है? सर। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। आपको पता है कि जो सारे हम पढ़ रहे हैं ना लॉज, ये सब झूठ है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कभी जिंदगी में कोई मुझे बोल देना मैंने प्रेशर और वॉल्यूम का मैं कंडीशन देख रहा हूँ और मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ, नामुमकिन बात है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आइडियल सिनेरियोज हैं। देखिए, हम लोग बोलते हैं कि यार सुबह उठेंगे इंशाल्लाह, और बस 2 घंटा, ये 2 घंटा, ये 2 घंटा, ये 8 घंटे काम हो जाएगा, होता 6 घंटे।
4 घंटे, माशाल्लाह मेरी तरह का कोई टॉप का आदमी होता है तो वो 2 घंटे काम करता है 8 घंटे की प्लानिंग के बाद। तो उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ बेसिकली क्या होता है कि हम लोग आइडियलिस्टिक चीजें करते हैं। जितने गैस लॉज हैं और ये जो इक्वेशन है ना, ये रियलिटी बेस्ड वर्किंग नहीं करके दे सकता, ये सब झूठी चीजें हैं। लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट है और माशाल्लाह सबके सिलेबस का पार्ट है, तो हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरी बात, वो आपसे ना समटाइम्स ना मैथ्स की कैलकुलेशन का कह देते हैं या डेंसिटी की कैलकुलेशन का कह देते हैं, तो ये बहुत आसान है। आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। आपने जो ये इक्वेशन थी, इसमें मोल्स की जगह मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर एम आर पुट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पुट करा हुआ है, और उसके बाद इस एम आर को वहां भेज दिया, मास को नीचे डिवाइड करा दिया। तो प्रेशर टाइम्स एम आर डिवाइडेड बाय आर, इधर आ गया आर टाइम्स टेम्परेचर। ठीक है, अब मेरे पास ये मास और वॉल्यूम इधर आ गया। मास वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम आर ओवर आर टी। ये डेरिवेशन अपने पास हाँ खुद से कर लीजिएगा वरना भूल जाएंगे। और अगेन, अगर समटाइम्स आपको मास निकालना होगा, पी इज इक्वल टू एन आर टी, मोल्स की जगह मास ओवर एम आर पुट कर दें, मास को एक जगह रखे बाकी हर चीज को दूसरी तरफ भेज दें, तो ये क्वेश्चन मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये था सारा हमारे पास सेटअप होगा इसका। ठीक है जी, गॉट इट, आगे चलो। कोई टेंशन कोई परेशानी? नो सर। पक्की बात है? यस। ठीक है जी, अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी अजम्पशंस, बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है। अब हम ना बेसिकली काइनेटिक थ्योरी अजम्पशंस पढ़ेंगे अबाउट द आइडियल गैसेस एंड ऑल दैट। ठीक है, कर लेते हैं इसको, आज ही पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। अब देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट का रेस्ट ना ले लें? 1 मिनट का रेस्ट ले लें। हाँ yes। अच्छा जी, अब देखें बात सारी ऐसी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ना, हम लोग हमेशा एक आइडियल केस बनाते हैं ना कि सुबह उठेंगे 8 घंटा काम करेंगे बेहतरीन जिंदगी हो जाएगी बेहतरीन। ऐसा होता नहीं। तो ऐसा है कि इसी तरह ना, अपना गैसेस के अंदर ना जो काइनेटिक थ्योरी अजम्पशंस है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। उन्होंने बोला यार ये है आइडियल स्टैंडर्ड, मतलब कि जो है ना बेहतरीन, मतलब एक समझो एक आइडियल जिंदगी का स्टैंडर्ड है। मतलब गैसेस की जो जिंदगी है ना, गैसेस के जो बिहेवियर है उनका एक आइडियल स्टैंडर्ड है, जो कि काइनेटिक थ्योरी असम्पशंस के नाम से जाना जाता है, जो कि इंटायरली ट्रू नहीं है। तो अब हम इनके कुछ पॉइंटर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे, और हम इनमें से कुछ ऐसे पॉइंटर्स आएंगे जिन पे हम कह देंगे, देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे हम कहेंगे ठीक है चलो कुछ नहीं होता, खैर है, सुन लेते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे हम कहेंगे बस बहुत हो गया, ये बात रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं लग रही। ठीक है, तो उस तरह के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चीजों को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, काइनेटिक जो आइडियल गैस अजम्पशन के अंदर आता है कि वो क्या हमसे कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज एन आइडियल गैस। बट अच्छा, ये तो सॉरी, ये तो वो कहानी यहाँ से अजम्पशन स्टार्ट होगी। ठीक है, ये तो मैंने लिखा हुआ है कि देयर इज नो सच थिंग एज एन आइडियल गैस, but many gases behave approximately as if they were ideal at ordinary working temperature and pressure. The assumptions are, मतलब कि देखो हमारे पास ना आइडियल गैस ऐसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, हम ना उस स्टैंडर्ड के करीब जाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास, एक सेकेंड, हम उस स्टैंडर्ड के करीब जाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये अगर आइडियल गैस का स्टैंडर्ड है तो हमें इस स्टैंडर्ड पे अप टू दिस मार्क रीच करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या है भाई, कि गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कांस्टेंट रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये बात इंटायरली ट्रू तो नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स तमाम गैसेस की मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होती। लेकिन फिर भी हम कहते हैं चलो खैर है कोई मसला नहीं है, वो हमसे ये कह रहे हैं ना कि जो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट रैंडम मोशन के अंदर होते हैं और स्ट्रेट लाइन के अंदर होते हैं। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता तो नहीं, लेकिन चलो ठीक है, इसको फिर सुन लेते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट हमसे कह रहा है द मॉलिक्यूल्स बिहेव एज रिजिड स्पेयर्स। अब ये भी बहुत वेरिएबल बात है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स का ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रिजिड स्पेयर्स की तरह ही बिहेव करें। ये भी चीज़ भी बहुत वेरिएबल है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स का अलग सीन है, कुछ मॉलिक्यूल्स का अलग सीन है। तो ये एक अलग कहानी, लेकिन फिर भी ये काबिल बर्दाश्त बात है कि हाँ ठीक है, बहुत एंटायरली बेकार नॉट ट्रू वाली बात नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, हम इसको मान सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे वाले पे। थर्ड पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द कंटेनर वॉल्स। तो ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ भाई ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रेशर आएगा वो आपस में एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, उसका प्रेशर मिलेगा, कंटेनर की वॉल पे मारेंगे टक्कर तो हमें उसका भी प्रेशर मिलेगा। ठीक है, कंटेनर की वॉल पे मारेंगे तो हमें उसका भी प्रेशर मिलेगा। तो ये बात हमें समझ आती है। पॉइंट 3 तक मुझे बताना, बात क्लियर है सबको? जी सर। आमना, ये मैंने अभी आपने बताया था ना जी सर? जी। ठीक है ठीक है। किंजा आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है।
ठीक है पता ठीक नहीं है। नेटवर्क रिस्टार्ट हो गया था। चलो चलो, बाकी हमने बस अभी ये दो पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। एक ऊपर वाला था कि उसमें पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही हमेशा मूव करते हैं, विच इज नॉट इंटायरली ट्रू। लेकिन हमने बोला ठीक है, ये पॉइंट को भी कंसिडर किया जा सकता है कि ठीक है, पार्टिकल्स जो है ना स्ट्रेट लाइन के अंदर भी मूव कर लेते हैं, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं। और दूसरा पॉइंट था कि द मॉलिक्यूल बिहेव एज रिजिड स्पेयर्स। तो ये भी चीज़ ऐसी नहीं, बिकॉज जो है ना मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल चीज़ें वैरी करती हैं, लेकिन ठीक है, हम इस कहते हैं कि ठीक है, हम इस बात को बिल्कुल इंटायरली नॉट ट्रू नहीं कह रहे, हम इस बात को बर्दाश्त कर लेते हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वो हमसे कह रहे हैं all collisions both between the molecule and the container wall are perfectly elastic। तो यहाँ ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, और हम इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हालांकि ऐसा तो नहीं होता भाई। जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मारेंगे या कंटेनर की वॉल को टक्कर मारेंगे, तो आपके पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि नहीं, ये स्टेटमेंट तो एंटायरली रॉन्ग है। मैंने इस पर स्टेरिक कर दिया। फिर वो हमसे कह रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये वाइड स्टेटमेंट है जो मुझे लग रही है कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब ये जो थ्री और जो फाइव थी ना, ये मैंने कहा कि हाँ भाई, मुझे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रही है। इनमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं, ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक बात है, ऐसा हो सकता है। और यही होता है कि टेम्परेचर बेसिकली आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू एब्सोल्युटली की assumptions by which real gas differ from an ideal gas। पहली assumption क्या है? देयर आर नो intermolecular forces between the gas molecules। ठीक है, मतलब कि आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगी। और ये स्टेटमेंट ऐसी है जो हम कहेंगे ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा फेंक दिया आपने दोस्त। मतलब कि ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज देखो, इवन दो आई अंडरस्टैंड कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती ही नहीं है। हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, लाजमी। सो देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ जो उन्होंने लिखा हुआ है ना कि देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये बिल्कुल इंटायरली रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, वो हमसे कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ इज entirely negligible relative to the container's volume। ये जो टोटल वॉल्यूम होता है, अब ये कहानी क्या हो रही है, देखें इसको समझे। वो ये कह रहे हैं कि ये आपके पास एक कंटेनर, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम लेट से 100 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें पार्टिकल्स गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या करा, इन 8 पार्टिकल्स को जमा किया और इस तरह करीब करीब जोड़ दिया एक दूसरे के साथ। और जब मैं करीब करीब इनको जोड़ूंगा ना, तो बेस्ड ऑन द अजम्पशंस बाय आइडियल गैस, अगर कंटेनर का वॉल्यूम 100 cm क्यूब है, तो इनका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। इनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब को देखें, तो क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटायरली नेग्लिजिबल नहीं लग रहा? यस और नो? यस। यस। तो ये मेरे पास इंटायर नेग्लिजिबल है। अगर किसी के पास 100 रुपये होंगे, मैं उसको बोलूंगा भाई 1 रुपये मुझसे ले लो, वो बोलेगा भाई आप अपने पास रखो, आपको जरूरत में काम आएंगे, मेरे पास बहुत पैसे हैं, राइट। बिकॉज 100 की अगर मैं कंपेयर करूंगा ना 1 रुपीज से, तो 1 रुपीज तो इंटायरली नेग्लिजिबल है। लेकिन ये कहानी असल में नहीं होती। रियलिटी में 8 to 10 सेंटीमीटर क्यूब के करीब गैस का जो है ना ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, मतलब कि कंटेनर वॉल्यूम। और एक्चुअल सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है ना, वो 8 to 10 होता है। अब आप मुझे बताएं, क्या 8 to 10 भी इंटायरली नेग्लिजिबल है, या ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है? सिग्निफिकेंट वैल्यू लग रही है मुझे तो। राइट, बिकॉज अगर किसी के पास 100 रुपये होंगे, मैं उसको बोलूंगा भाई मुझसे 10 रुपये ले लूंगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है लाओ दे दो, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि अच्छे पैसे हैं, राइट। मेरे पास 100 रुपये है, मेरे पास 110 होगा, तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं, ये कंसिडरेबल वैल्यू है, बिकॉज ये 1/10 है। वो तो मेरे पास 100 वैल्यू थी। तो अगेन, ये जो दो अजम्पशन हैं, ये ऐसे की अजम्पशन है जिन पे हम कहते हैं कि अब हम बिल्कुल भी आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखते। बिकॉज जो आइडियल गैस की assumption है, उसमें वो कहते हैं कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डू एग्जिस्ट, इवन दो वो बहुत कम होती हैं, बट एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट, कि जो आपके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर है, वो भी इंटायरली वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर, वो इंटायरली नेग्लिजिबल नहीं होता। हमारे पास थोड़ा ना थोड़ा वॉल्यूम होता है। एक मिनट रुकिएगा प्लीज, अच्छा इसको पढ़ें प्लीज, इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ें। एक मिनट दें मुझे।
अच्छा जी। तो मुझे बताएं, ये दो पॉइंट समझ आए आप लोग को? क्लियर है? आगे चलें जल्दी से, शाबाश। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। एमएन यस। आमना, हमने आपका मैसेज आ गया। एमएन, आई होप आपको भी आवाज आ रही होगी। तो हमारे कंक्लूजन क्या है कि रियल गैस डिफर फ्रॉम आइडियल गैस बिकॉज ऑफ टू की assumptions. As in real gases, gas particles have a certain volume and there are intermolecular forces of attraction between the particles, even though they are usually weak. मतलब कि ये जो दो assumptions है, की assumptions है, हम इनसे आइडियल गैस और रियल गैस डिफर हो रही है। यहाँ पे आके आइडियल गैस अलग हो जाती है, रियल गैस अलग हो जाती है, बिकॉज रियल गैसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, और जो वॉल्यूम होता है ना, वो भी आपके पास एक सर्टेन वॉल्यूम होता है, इंटायरली नेग्लिजिबल नहीं होता। मुझे बताएं, क्लियर है? आगे चलें, कोई टेंशन कोई परेशानी? यस नो सर। सर। अच्छा जी, अब हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस क्या है कि कंडीशंस, पहला केस क्या है कि कंडीशंस वेयर द रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। मतलब कि अगर देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं, ठीक है, मैंने मान लिया रियल गैस अलग आइडियल गैस अलग, लेकिन वो मुझसे कह रहे हैं कि सर आप कुछ कोशिश करें, कुछ सेटिंग बिठाएं कि आपकी आइडियल जो रियल गैस है ना, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सके। तो मैंने बोला हाई टेम्परेचर पे ले जाओ। उन्होंने बोला हाई टेम्परेचर पे क्यों लिख रहा है? मैंने बोला देखो, हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो तेज तेज मूव करेंगे। जब वो तेज तेज मूव करेंगे तो फिर वो आपस में एक दूसरे के करीब करीब नहीं आएंगे, वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। जब वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे ना, तो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी? वो बिल्कुल वीक हो जाएंगी, मतलब इंटायरली नेग्लिजिबल हो जाएंगी, इंटायरली नेग्लिजिबल हो जाएंगी। बिकॉज देखो, जब आप टेम्परेचर को हाई कर दोगे ना, तो क्या होगा कि गैस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाएंगे, वो एक साथ स्टिक टुगेदर नहीं होंगे। जब वो एक दूसरे के साथ बहुत दूर दूर जाएंगे तो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी? इंटायरली नेग्लिजिबल हो जाएंगी। ठीक है जी, गॉट इट? बात समझ आ रही है? यस और नो? जी सर। मतलब कि इस कंडीशन पर हाई टेम्परेचर मेरी रियल गैसेस आर मोस्ट लाइकली टू बिहेव एन एस एन आइडियल गैस। अच्छा जी, नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। वो कह रहे हैं लो प्रेशर। अब लो प्रेशर को ऐसे समझे कि देखें, ये मेरे पास सिरिंज है, ठीक है, मैंने हाई प्रेशर रखा हुआ, मैं इसको ना यहाँ ले गया, तो मेरे पास गैस के पार्टिकल्स चार इतना करीब करीब हुए, राइट? चार गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस जगह का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगेन सिग्निफिकेंट है। ये मेरे पास हाई प्रेशर था, मैंने लो प्रेशर किया, मतलब कि मैं अपने सिरिंज को पीछे की तरफ ले गया ना, प्रेशर कम हो गया। जब प्रेशर कम हुआ तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम 100 cm क्यूब हो गया, और गैसेस का वॉल्यूम 1 cm क्यूब हो गया। मतलब कि क्या हुआ? लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, सो दे आर, सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। लो प्रेशर पे क्या होता है कि कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो अब कंपेरेटिवली आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस वो नेग्लिजिबल हो जाता है। मुझे बताएं, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? आगे चलो। जी। यस सर। अब हमसे कोई भी पूछेगा कि अगर आप कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, और उसको समझा देंगे। फिर एक और केस क्या है, वो हमसे कह रहे हैं कि सर कोई ऐसी सेटिंग बताएं कि आपकी जो रियल गैस है ना, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे ही ना, बिल्कुल भी ना करे। तो मैंने बोला इसकी उल्टा कर लो। देखो, हाई टेम्परेचर पे नहीं कर रही थी, अब लो टेम्परेचर पे आता है। लो टेम्परेचर पे क्या होगा? पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी लूज होगी, वो करीब करीब आएंगे। करीब करीब आएंगे तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, तो हम तो रियल आइडियल गैस के स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, राइट? मेक सेंस? बात समझ आ रही है? यस और नो? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि हम आइडियल गैस के स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। हाई प्रेशर पे आता है। हाई प्रेशर पे क्या होगा कि मैं अगेन सिरिंज को आगे ले जाऊंगा, सिरिंज को आगे आगे ले जाऊंगा तो कंटेनर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, पार्टिकल्स एक साथ पैक्ड क्लोजर हो जाएंगे, तो एक करीब करीब आ जाएंगे। जब करीब करीब आ जाएंगे तो उनका फिर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और फिर उसका तो वॉल्यूम, सॉरी, कंटेनर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और गैस का वॉल्यूम, वो जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही है। तो फिर अब वो चीज़ इंटायरली जो है नेग्लिजिबल नहीं रहेगी। हम इसे कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स पैक क्लोजर टुगेदर, मतलब हाई प्रेशर में करीब से इसको ले आए, एंड द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट। बिकॉज देखो, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा, लेकिन आपने कंटेनर का वॉल्यूम छोटा कर दिया ना। तो अब कंटेनर के वॉल्यूम को जब मैं कंपेयर करूंगा विद द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो अब वो चीज़ इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रह पाएगी, इतनी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट नहीं रह पाएगी, अब बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगी। मतलब कि अब कंटेनर का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब और गैस का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब ये चीज एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है जी, गॉट बात समझ आ रही है? सबको क्लियर है? जी। कोई फिर टेंशन कोई परेशानी? आमना, आपको भी क्लियर है?
अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर वो हमसे ये कह रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि यूज द आइडियल गैस इक्वेशन टू वर्क आउट द मास ऑफ 3.75 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट 21.5 डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर ऑफ 102 किलो पास्कल्स। और ये मेरे पास वो आ गया। अब वो हमसे ना क्या कहानी कह रहे हैं कि देखो आपने आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करना है और आपने क्या करना है, टू वर्क आउट द मास ऑफ, मास आपको निकालना है, मास आपको निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आएंगे, आपने बोला सर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें हमें मास निकालना है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले सर मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आर की वैल्यू 8.31 होती है। टेम्परेचर हमारे पास कितना क्या 21.5 है, तो आपने 21.5 में 273 को ऐड करना है, बिकॉज टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर देखो डेसीमीटर क्यूब में है, तो आपको किलो पास्कल में लेना है, तो आपको कोई कन्वर्जन करने की नीड नहीं है। प्रेशर आपने किस में लिया भाई, 102 किलो पास्कल्स। वॉल्यूम लिया 3.75। वर्किंग करी, मोल्स आ गया। मोल्स आ गया, फिर आपने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया, मोल्स इक्वल टू मास ओवर एम आर, आपके पास मास भी आ जाएगा, ठीक है जी। मुझे बताएं क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको, यस और नो? यस आ रहा है। अब एम आर एच टू का क्या लेंगे बताएं? टू लेंगे राइट, बिकॉज टू हाइड्रोजन है, यस और नो? मोल्स निकाल लेंगे, मास निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से मोल्स निकालो, फिर मास निकालो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। आपका अब मोल्स निकालो, मोल्स डालो, एम आर डालो, मास आ जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं, 2.50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस ऑफ मास दिस एट 18 डिग्री सेल्सियस विद प्रेशर दिस, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द गैस। तो मैंने बोला सबसे पहले देखें इक्वेशन पुट करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एन की जगह, मोल्स की जगह मास ओवर एम आर डाल दो, मैंने बिल्कुल ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने बेसिकली ना, मुझे एम आर निकालना था, बिकॉज मुझे आइडेंटिटी ऑफ द गैस निकालनी है, तो मैंने एम आर को वहां भेज दिया, बाकी पूरी दुनिया को यहाँ भेज दिया। ठीक है, अब मेरे साथ साथ रहिएगा, देखिए मैथ्स 4.7 था, यहाँ पुट कर दिया। आइडियल गैस की वैल्यू 8.31 थी, यहाँ पुट कर दी, ये याद भी नहीं चाहिए, गिवन भी होती है, ठीक है। टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस था, 18 पुट करा प्लस 273 करा हूँ, बिकॉज मुझे डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करना है। नीचे आ रहा हूँ, प्रेशर देखो किसमें है, किलो पास्कल्स में, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, कोई कन्वर्जन करने की नीड नहीं। अलग अलग फैसला, एम आर आ गया, एम आर आ गया 45.01 टोटल टेबल पे जाए, इससे नियरेस्ट जो गैस का आपको एम आर नजर आ रहा है, अलग अलग फैसला वही गैस हो जाएगी। ठीक है जी, गॉट इट? कोई टेंशन कोई परेशानी, बात समझ आ रही है सबको, यस और नो? यस। ठीक है जी। सो वी आर डन विद आवर क्लास, ठीक है। हमारी केमिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई है, हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इसके नोट शरीफ आप लोगों के ग्रुप पे अभी फौरन आ रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या क्या करना है, पास पेपर्स आप लोगों को पता है। मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्ट करूंगा कि, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इंशाल्लाह मंडे तक है, संडे तक ना, संडे नॉट मंडे, संडे तक इंशाल्लाह ताला, या चलो मंडे लगा लो। मंडे तक आप लोग वो उसके पास पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे, किसके पास पेपर्स? एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के P1 एंड P2 दोनों, ठीक है। एमन इंशाल्लाह हो जाएंगे ना? जी सर, सारे के सारे ना। देखिए फिर सारे के सारे नहीं, आपने पास पेपर की PDF खोली, एमन 10 क्वेश्चन है तो 5 कर लीजिएगा, 20 है तो 10 कर लीजिएगा, 15 है तो 7 8 कर लीजिएगा, 50 है तो 25 कर लीजिएगा, ठीक है। आधे आधे क्वेश्चन करने हैं, ओके। सही है, ओके। हाँ तो ये कर लीजिएगा सारे, ये सारा काम हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसकी क्वेरीज कराऊंगा और स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं रीड ऑफ स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला एक छोटा सा जो फिजिकल केमिस्ट्री का चंक था वो हो गया है। अब बस हमारे पास 3 छोटे चैप्टर थे, रिएक्शन काइनेटिक्स 1 दिन का, इक्विलिब्रियम 2 दिन का, रिडॉक्स 2 दिन का या 1 दिन का। तो इनशाला समझो होपफुली 1 हफ्ते की मार है, फिजिकल केमिस्ट्री खत्म, फिर इंशाल्लाह ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, कमिंग वीक में तो थोड़ा मुश्किल है, और उस बल्कि नहीं, कमिंग वीक में फिर शायद पॉसिबल हो, उससे जो नेक्स्ट वीक आ रहा है ना, उसमें थोड़ा मुश्किल है। मैं कमिंग वीक में भी ना आपकी कोशिश करूंगा 4 क्लासेस ही प्लान कर लो, ताकि